बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूं तो किसी न किसी चीज़ का शौक हर इंसान को रखना चाहिए, मगर कुछ शौक ऐसे होते हैं जो आपको मुसीबत में डाल देते हैं। और जब आपका टाइम बुरा चल रहा हो तो फिर सब कुछ ही बुरा होता है। ऐसा ही कुछ हुआ नूर फातिमा के साथ। उसे पता भी नहीं था कि उसका शौक उसे कितनी बुरी मुश्किल से दो चार कर देगा। नूर फातिमा एक गरीब घराने की लड़की थी। खूबसूरत चेहरा, काले स्याह लंबे बाल, घनी मुड़ी हुई पलकें, गर्ज वो हर तरह से खूबसूरत थी। मगर उसकी किस्मत इस तरह की खूबसूरत नहीं थी। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम आहद था। नूर फातिमा के शौक तो बहुत ऊंचे ऊंचे थे, मगर अपनी गरीबी को मद्देनजर रखते हुए वो खामोश रह जाती। आज भी वो यूं ही गुमसुम सी चारपाई सहन में लगाकर बैठी, न जाने आसमान पर क्या तलाश कर रही थी कि तभी उसके छोटे भाई ने उसे आवाज दी, नूर आपी। उसने करीब आकर उसका कंधा हिलाया। हूं, क्या हुआ? वो चौंक कर उसकी जान मतवज्जे हुई। आपी, अम्मी अंदर बुला रही हैं किचन में। उसके कहने पर नूर ने सर हिलाया। तुम कहां जा रहे हो? अपने भाई की तैयारी देखकर वो पूछे बिना न रह सकी। मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जा रहा हूं। यहीं गली में खेलेंगे हम। ठीक है, जाओ, मगर ज्यादा दूर मत जाना, वरना अम्मी अब्बू से डांट पड़ जाएगी। उसने कहते चारपाई से अपने कदम नीचे उतारे और किचन में अपनी अम्मी के पास आई। अम्मी, आपने बुलाया था? हाँ, मैं कह रही थी कि रात के खाने की तैयारी करो। क्या तुम पूरा दिन चारपाई पर बैठकर आसमान को तकती रहोगी? ऐसा क्या है ऊपर जो मुझे नजर नहीं आता? अम्मी के डांटने पर उसने आंखें घुमाई। अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, घर की सफाई करो, बर्तन धो, कपड़े धो, और फिर वापस से किचन के काम में लगकर रात में सो जाओ। ऐसी जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं हुई। अम्मी, मूड फ्रेश करने के लिए बाहर भी निकलना पड़ता है। उसने कहते तीन चार प्याज उठाकर प्याले में रखे। तुम्हारी इस बात का मतलब है नूर, क्या कहना चाह रही हो? उनके माथे पर तेवरियां चढ़ीं। जो आप समझ रही हैं, मगर हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम कहीं जा सके। यही जिंदगी है कि घर में रहकर गुजारी जाए। उसने प्याज का छिलका उतारा और उसे धोकर काटने लगी। कहाँ जाना है तुम्हें? तुम खुद घर से बाहर तो निकलती नहीं हो। तुम्हारा भाई भी तो है, रोजाना जाता है दोस्तों में। तुम भी चली जाया करो, मना थोड़ी किया है। मैं दोस्तों के घर जाने की बात नहीं कर रही अम्मी। घरों के अलावा भी बहुत सारी जगह है जहां बंदा जा सकता है। अब क्या हर बात मैं मुंह से बताऊं? दूसरी जगह जाने में पैसे लगते हैं बेटा। इतनी मुश्किलों से तो पैसे बचा बचा कर जमा करते हैं ताकि घर की जरूरियात पूरी हो सकें। तुम क्या चाहती हो, इससे भी जाएं? उन्होंने नरमी से उसे समझाया। हम जाते ही कब है अम्मी? एक आध साल में अगर कहीं चले भी जाएं तो क्या हर्ज है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है नूर फातिमा, और कुछ नहीं। घर में रहने से यही होता है। वो प्याज काटती हाथ धोकर वहां से चली गई। पता नहीं क्या होता जा रहा है इस लड़की को, दिन ब दिन समझ से बाहर है। वो नफी में सर हिलाती अपने काम में मसरूफ हो गई। जाहिर सी बात थी, अब नूर ने काम तो करना नहीं था। उसकी यही आदतें उन्हें गुस्सा दिलाती थीं। रात को खाने के दस्तरखान पर वो सब जब इकट्ठे हुए तो अब्बू ने नूर फातिमा का पूछा, जो अब तक कमरे से बाहर नहीं आई थी। कहाँ है मेरी बेटी? बाहर क्यों नहीं आई? तबीयत ठीक है उसकी? उनके पूछने पर अम्मी ने, जिनका नाम नसीमा था, नजरें चुराईं। रहने दें, जब भूख होगी तो आ जाएगी। अरे ऐसे कैसे? हर दफा तो साथ होती है। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, आप खाना शुरू करें। नसीमा बेगम के कहने पर उन्होंने नफी में सर हिलाया। अरे भाई बेगम, तुम्हें पता तो है, जब तक मेरी बेटी ना आए तब तक खाना मेरे हलक से उतरने नहीं वाला। मैं खुद जाकर देखता हूं क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ, मोहतरमा को कहीं बाहर जाना है। बिलाखिर उन्होंने सच बता ही दिया। बाहर? बाहर कहाँ? उन्होंने नासमझी में अपनी बीवी को देखा। कहीं घूमने जाने का कह रही थी। अब घूमने जाने के लिए पैसों की जरूरत है, कहाँ से लाएंगे बताइए? इतनी सी बात पर मेरी बेटी मायूस होकर बैठी है। इतनी सी बात, कहाँ जाएगी वो घूमने, और पैसे कहाँ से आएंगे? उन्होंने हैरान होकर अपने शौहर को देखा। अरे भाई आ जाएंगे, पहले मेरी बेटी तो आ जाए। नूर फातिमा, बाहर आओ बेटा, और बताओ मुझे कहाँ जाना है आपको?
उन्होंने बैठे बैठे ही उसे आवाज लगाई तो उसे बाहर आना ही पड़ा। क्या हुआ, बताओ, मुझे कहाँ जाना है आपको? उन्होंने उसे अपने पास बिठाया। अब्बू, आप जानते तो हैं, आप ही को मेले में जाने का बहुत शौक है। वो बीच में बोला तो नूर फातिमा ने उसे आंखें दिखाई। तो मेरी बेटी को मेले में जाना है? हाँ हाँ अब्बू, उसने हाँ में सर हिलाया। मगर मेला लग कहाँ रहा है जो ये जाएगी? नसीमा बेगम ने अचंभे से पूछा। अम्मी, मेरा दोस्त बता रहा था कि एक मेला शहर के एंड पर लगा है और वो लोग भी इस मेले में जाएंगे, हम भी वहीं चलें, उसने जल्दी से बताया। चलो फिर बनाते हैं उधर जाने का प्रोग्राम। बस खुश नूर? चलो अब खाना खाओ जल्दी से, शाबाश। अब्बू ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसने अपनी मुस्कुराहट जब्त की। आखिरकार उसने मना कर ही दम लिया था, और वो मानते भी क्यों ना, अपनी बेटी से इतना प्यार जो करते थे तो मानना ही था। थैंक यू अब्बू। वो मुस्कुराती उनके गले लगी तो वो भी मुस्कुरा दिए। आप ही, कितना मजा आएगा, हम मेले में जाएंगे। उसके भाई के कहने पर उसने हाँ में सर हिलाया। ये तो है, मैं फर्स्ट टाइम जाऊंगी तो मजा आ जाएगा। अम्मी, मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा कि हम मेले में जा रहे हैं। अच्छा भाई, सबको बता देना, पहले खाने पर ध्यान दो, अभी नहीं जा रहा कोई। नसीमा बेगम ने हंसते हुए उन दोनों के सर पर एक चपत रसीद की तो वो दोनों फौरन सीधे हुए। हंसी खुशी माहौल में खाना खाया गया, मगर कोई नहीं जानता था ये हंसी सिर्फ चंद दिनों की है। इस हंसते बसते घराने को बहुत जल्द नजर लगने वाली है। अगले रोज वो बहुत खुशी खुशी उठकर बाहर आई। अम्मी, मैं क्या सोच रही थी कि मैं भी अपने दोस्तों को बता देती हूँ। तुम दोनों एक काम क्यों नहीं करते, नूर फातिमा, पूरे मोहल्ले में ऐलान करवा दो कि हम 2 दिन बाद मेले में जा रहे हैं। अम्मी ने उसे घूरी से नवाजा। तो क्या हो गया, मैं सिर्फ अपनी दोस्तों को बताऊंगी, उन्हें भी बहुत शौक है मेले में जाने का। बता दो, मेरे मना करने से कौन सा तुमने बाज आ जाना है। वो सर नफी में हिलाकर घर के कामों में मसरूफ हो गईं। उन्हें तो मेले में जाने आने से कोई गर्ज नहीं थी। अच्छा, मैं अभी दोस्त के घर जा रही हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। वो अम्मी को इत्तला देती अपनी बड़ी सी चादर से अपने आप को ढकती बाहर निकली। खुशी खुशी इस खबर को सुनाने वो अपनी दोस्त के घर में दाखिल हुई। उसकी दोस्त का घर पिछली गली में ही था। कोई भी हर खास व आम बात वो अपनी दोस्त से शेयर करती थी, सो अब भी वो उसके सामने मौजूद थी। क्या बात है नूर फातिमा, इतनी खुश लग रही हो, कोई खास बात? उसकी दोस्त ने उसे देखते ही पूछा, क्योंकि उसके चेहरे से खुशी साफ जाहिर हो रही थी। बल्कि सोनिया, कुछ खुशी की ही बात है। वो खिसक कर उसके करीब हुई। बताओ फिर, तो मुझे जानने का तजस्सुस हो रहा है। सोनिया, हम 2 दिन बाद एक मेले में जा रहे हैं और तुम्हें पता है मुझे मेले में जाने का कितना शौक है। वाह यार, वाकई? उसे यकीन नहीं आया। हाँ, मजे हैं तुम्हारे नूर। ये मेला कहाँ लग रहा है वैसे? मुझे कुछ खास नहीं पता, बस ये जानती हूं कि शहर के एंड पर कोई मेला लग रहा है। अहद ने बताया उसके दोस्त भी जा रहे हैं, इसीलिए। तुम्हारे तो मजे आ गए नूर, काश मैं भी जा सकती। उसने ठंडी आह भरी। अम्मी ने तो मेरी बात ऐसे सुनी जैसे मैं कोई फजूल बोल रही हूं, मगर अब्बू ने मेरी शक्ल देखकर हामी भर दी। तुम भी मना लो, हो सकता है मान जाएं तुम्हारे घर वाले भी। नहीं मानेंगे नूर, अब्बू अम्मी को ऐसी चीजें नहीं पसंद, तुम जानती हो। चलो खैर, तुम जाकर मजे करना और मुझे आकर वहां की सारी बातें बताना। वो तो लाजमी बताऊंगी मैं, उसने कह तो दिया था, मगर पता नहीं था कि वापसी पर उसके पास कुछ भी नहीं होगा बताने के लिए। मगर सोनिया, अगर तुम भी जाती मेरे साथ तो कितना मजा आता, मेरे साथ कोई दोस्त हो जाती। चाहती तो मैं भी यही हूं नूर, मगर इजाजत नहीं मिलेगी। वो अफसुर्दा हुई। अगर कहो तो मैं बात करूं आंटी से, उसने सोनिया से पूछा। नहीं मानेंगी, उल्टा मुझे डांट पड़ जाएगी कि मैंने भेजा होगा तुम्हें। फिर क्या नूर, तुम खुद ही जा रही हो, यूं समझना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम्हें डबल मजा आ जाएगा। पागल हो क्या तुम? कोई जिन तो नहीं हो जो मेरे आसपास रहो और नजर भी ना आओ। उसने उसे आंखें दिखाई। जिन जिन तो वाकई में साथ होते हैं, मगर नजर नहीं आते नूर, पता है मुझे, और अगर नजर आ गए तो हमारी हालत बुरी हो जाएगी। अच्छा है नजर नहीं आते। उसने जिन का तसव्वुर करते एक झुरझुरी ली। ये तो है, सोनिया ने
اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ویسے میں تمہیں میلے میں بہت مس کرنے والی ہوں۔ کوئی نہیں، اگر تم نہیں جا سکتی تو کیا ہوا، میں وہاں سے تمہارے لیے کچھ لے آؤں گی۔ اس نے اپنی دوست کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، گویا اسے تسلی دی۔ اوکے، وہ صرف مسکرا ہی سکی اور کیا کہتی۔ اچھا مجھے اجازت دو، میں گھر جاؤں، کافی دیر ہو گئی، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ بولیں گی وہیں جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے کھڑے ہوتے اجازت مانگی۔ کھانا کھا کر چلی جانا؟ بالکل نہیں، میں امی کو بول کر آئی تھی کہ میں بس تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں، پھر کبھی۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا، تم بھی سونیا۔ وہ اسے الوداعی کلمات کہتی گھر سے باہر نکل گئی۔ گھر آتے ساتھ ہی اس نے سب سے پہلے چادر اتار کر رکھی۔ بتائیں اپنی دوست کو؟ امی نے کمرے میں آتے ہی اس سے پوچھا۔ جی امی۔ چلو، دونوں بہن بھائیوں کو سکون ملا ہوگا کہ دوستوں کے علم میں سب آ گیا۔ کیا ہو گیا امی؟ ویسے بھی ان کا اتنا من ہو رہا تھا جانے کا، مگر ان کے گھر والوں کی طرف سے اجازت نہیں۔ اب کیا کر سکتے ہیں بیٹا، ہر کوئی تمہارے ابو جیسا تو ہوتا نہیں، قدر کیا کرو۔ جی امی، یہ تو ہے، ابو بیسٹ ہے، کبھی کوئی بات نہیں ٹالتے۔ وہ دھیما مسکرائی۔ اچھا چھوڑو، ہاتھ منہ دھو لو، تمہارے ابو آتے ہوں گے، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ ہدایت دیتی وہاں سے چلی گئیں تو وہ خوشی سے بیڈ پر گری۔ جانے کی خوشی ہی لگی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خوشی بس نام کی ہے۔ اگر پتہ چل جاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہ کبھی نہیں جاتی۔ اللہ اللہ کر کے 2 دن گزرے، اور یہ 2 دن نور فاطمہ نے کیسے گزارے بس وہی جانتی تھی۔ آج انہیں میلے میں جانا تھا اور وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ چونکہ میلے کا آج سیکنڈ لاسٹ دن تھا تو اس کی ٹائمنگ بڑھا کر صبح 10 بجے سے شام 8 بجے تک کر دی گئی تھی۔ چلنا نہیں ہے کیا تم لوگوں کو؟ اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ ابو نے باہر کھڑے کھڑے اندر سب کو آواز لگائی۔ آ گئی، میں باقی سب کہاں ہیں؟ مجھے نہیں پتا۔ نور جلدی سے تیار ہو کر باہر آئی، وائٹ ٹراؤزر پر ڈارک بلو گھٹنوں تک فراک اور وائٹ ریشمی دوپٹہ، گلے میں اسکالر کی صورت لیے، جبکہ بڑی سی شال کو پھیلا کر سر پر اوڑھے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، آج تو میری بیٹی چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر مسکرا کر ہاتھ رکھا۔ تھینک یو ابو۔ آ گئے ہم بھی۔ نسیمہ بیگم احد کا ہاتھ پکڑے کمرے سے باہر نکلی۔ چلو بھائی، ابھی پہنچنے میں بھی ٹائم لگے گا، شہر کے اینڈ پر ہے بالکل۔ وہ ان سب کو لے کر گھر سے باہر نکلے اور ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد وہ لوگ میلے کے باہر کھڑے تھے۔ اتنا رش ہے ابو یہاں پر تو؟ احد نے گردن اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ہاں بیٹا، آج سیکنڈ لاسٹ دن ہے نا، اسی لیے۔ ہمیں کیا کرنا ہے رش سے، ہم مزے کریں گے اور پھر واپسی۔ ان کے کہنے پر اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ چلے نا اندر، یہیں کھڑے رہنا ہے۔ نور نے اپنے ابو کا کندھا پکڑ کر ہلایا۔ ارے بھائی چل رہے ہیں، صبر، وہ کہتے ان سب کو ساتھ لیے آگے بڑھے۔ میلے میں اندر جانے کا ٹکٹ فی بندہ 200 تھا۔ انہوں نے سب کی ٹکٹ لیے اور اندر داخل ہوئے۔ اندر داخل ہو کر یوں لگتا تھا جیسے کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہوں۔ بچے، بوڑھے، جوان، غرض ہر کوئی ہی یہاں نظر آ رہا تھا۔ واو! نور نے آس پاس نظریں دوڑائیں۔ یہاں اس کے سیدھے ہاتھ پر تکہ سیخ کباب، سینڈوچ، فنگر چپس، گول گپے، جبکہ الٹے ہاتھ پر مشروب جس میں کولڈ ڈرنک، جوسز وغیرہ رکھے تھے۔ یہاں پر تو بہت ساری کھانے کی چیزیں ہیں امی۔ احد کے منہ میں مختلف سٹالز دیکھ کر پانی آ گیا۔ ہاں، دل چاہ رہا ہے سب کھا لوں۔ اپنی بات پر وہ خود ہی ہنسی۔ جو کھانا ہے کھا لو تم لوگ۔ ابو نے اجازت دی تو وہ دونوں بہن تکہ کے اسٹال کی جانب بھاگے۔ تکہ سے سینڈوچ اور پھر سینڈوچ سے فنگر چپس، غرض وہاں موجود تمام چیزیں انہوں نے تھوڑی تھوڑی کھائیں۔ بس کر دو، اور کتنا کھاؤ گے؟ کیا پیٹ نہیں بھرا؟ نسیمہ بیگم نے ان دونوں کو ڈپٹا۔ اب آئے ہیں تو کھائیں گے بھی نا، کیوں ابو؟ نور نے فنگر چپس منہ میں رکھتے اپنے ابو سے پوچھا۔ کھانے دو بھائی، جتنا کھا رہے ہیں، یہی تو دن ہے ان کے مزے کرنے کے۔ ان کے ٹوکنے پر وہ خاموش ہو گئی۔ ویسے بھی ان دونوں کو اپنے ابو کی سپورٹ جو حاصل تھی تو وہ کہاں کچھ بول سکتی تھی۔ آپ لوگ بھی تو کھائیں، کیا بس کباب اور سینڈوچ کھا کر پیٹ بھر گیا؟ کھا لیں گے، تم لوگ اپنے کھانے پر دھیان دو۔ ان کے کہنے پر وہ دونوں کندھے اچکا گئے۔ ابو وہاں دیکھیں، وہاں جھولے بھی لگے ہیں۔
आहद ने उंगली से एक जानिब इशारा किया जहां बहुत सारे झूले लाइन से लगे थे। रश भी देखो वहां किस कदर है। अब क्या तुम रश में घुसोगे? नूर ने जूस का डब्बा खाली करके डस्टबिन में फेंका। मुझे झूलने हैं झूले प्लीज अबू, उसने जिद की। देखो तो सही वहां किस कदर रश है। हमारा नंबर कम अज कम 1-2 घंटे बाद ही आएगा, नसीमा बेगम ने उसे समझाया। तो मैं अकेला खड़ा हो जाता हूं वहां पर, मगर मैं झूला जरूर झूलूंगा। और तुम्हें लगता है हम तुम्हें वहां अकेले खड़े होने देंगे? बिल्कुल नहीं, साथ आएंगे, साथ ही रहेंगे। नसीमा बेगम के कहने पर वो मायूस हुआ। अच्छा चलो हम दोनों वहां लाइन में खड़े हो जाते हैं, तुम दोनों साथ रहना। उन्होंने आहत का हाथ थामा। अब्बू 2 घंटे बाद भी नंबर नहीं आने वाला, बेकार में जा रहे हैं आप। नूर ने मना किया। आ जाएगा नंबर, आहत फौरन बोला। मुबादा कहीं अब्बू इनकार ही ना कर दें। अरे भाई आ जाएगा, यही हैं हम अभी तो, बस तुम दोनों ख्याल रखना, साथ ही रहो। चलो आहद। वो आहत का हाथ पकड़कर झूले की तरफ बढ़ गए। फालतू में गए हैं, नहीं आने वाला नंबर। छोड़ो नूर, वो नहीं मानेगा, जिद पूरी करवा कर ही रहेगा। नसीमा बेगम ने सर झटका। अच्छा अम्मी वो देखें अंदर कोई नई चीज का खाने का स्टॉल लगा है, मैं देख कर आती हूँ क्या है। वो अभी जाती कि नसीमा बेगम ने हाथ पकड़कर उसे रोका। अभी क्या कहा है तुम्हारे अब्बू ने कि साथ रहना? क्या हो गया? अब क्या 2 घंटे तक यहीं खड़ी रहूं? वो स्टॉल इतना दूर है, तुम फिर यहीं करीब में कुछ देख लो। करीब की चीजें तो देख ली अम्मी, बस आ रही हूं, आप यहीं खड़ी रहिएगा। नूर बिल्कुल नहीं, वो जरा तेज आवाज में बोली। आ रही हूं यहीं पर तो है, कौन सा दूसरे मुल्क जा रही हूं? वो चिढ़ती अपना हाथ छुड़ाती उस नए स्टॉल की जानिब बढ़ी तो नसीमा बेगम बस उसे गुस्से से घूर कर रह गई। वो चलती हुई उस स्टॉल तक आई जो दीवार के साथ लगा था, जिस पर चाइनीज राइस मौजूद थे। उसने ये राइस जिंदगी में पहली बार देखे थे। ये क्या है? स्टॉल वाले से उसने पूछा। ये चाइनीज राइस हैं दूं? नहीं नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, उसने हाथ के इशारे से मना किया। उफ, कभी जिंदगी में ये नहीं खाए, खाकर मुंह का टेस्ट खराब कर लूं। वो बुड़बुड़ाती जाने के लिए मुड़ी तो तभी किसी लड़की से जोरदार तसादुम हुआ। ओह रियली सॉरी, उस लड़की ने जल्दी से मुआजरत की। वो अभी उससे कुछ कहती कि वो लड़की तेजी से उसके पास से गुजरती हुई दीवार के पीछे मुड़ गई। वो सर झटक कर वापसी की तरफ बढ़ी, मगर ये क्या, जहां वो अपनी अम्मी को छोड़कर गई थी वहां अब कोई नहीं था। अम्मी, उसने बुड़बुड़ा कर अपनी अम्मी को इधर उधर देखा, मगर वो होती तो नजर आती। या अल्लाह, कहाँ चली गईं? वो परेशान होती, कभी इधर तो कभी उधर अपनी अम्मी को ढूंढने जाती। अम्मी, हड़बड़ी में वो कई लोगों से भी टकराई। अब्बू, अब्बू के पास जाती हूँ। वो जल्दी से अपने अब्बू की तरफ भागी, मगर ये क्या, झूले के पास ना उसके अब्बू थे और ना ही उसका भाई आहद। अब की बार सही मायनों में उसको परेशानी ने आ घेरा। उसने आगे से पीछे तक इतनी लंबी लाइन में अपने अब्बू और भाई को ढूंढना चाहा, मगर नाकाम हुई। वो वहां होते तो मिलते। ये एकदम से सब कहां चले गए? उसकी आंखें नम होने लगी। और फिर क्या था, उसने भागते हुए मेले को जहां तक हो सका वहां तक देख डाला, मगर वो उसे कहीं नहीं मिले। अब की बार बाकायदा तौर पर उसके आंसू गिरने लगे। वो वहां पर रखी एक चेयर पर बैठकर रोने लगी। मुझे छोड़कर वो कहां जा सकते हैं? कहीं घर तो नहीं चले गए? नहीं नहीं, वो घर नहीं जा सकते मुझे छोड़कर भला कैसे जा सकते हैं? उसने सोचते नफी में सर हिलाया। फिर कहां गए? देखो नूर, इधर ही कहीं होंगे। ये रोने का टाइम नहीं, उन्हें ढूंढने का है। वो अपने आंसू अपने हाथ से पहुंचती खड़ी हुई और अंदर की तरफ आई तो बेसाख्ता उसकी नजर उसी दीवार की तरफ गई जहां वो लड़की उससे टकरा गई थी। ये जगह तो देखी ही नहीं, कहीं यहीं तो नहीं चले गए? उसने सोचते अपने कदम उस दीवार की जाने बढ़ाए। दीवार के पीछे आई तो वो हैरान रह गई। वहां घुप अंधेरा था और एक लंबी सी राहदारी आगे की तरफ जा रही थी। इतना अंधेरा, क्या आगे भी कुछ है? वो लड़की भी उधर गई थी। इतने अंधेरे में यकीनन इधर कुछ होगा। कहीं अम्मी अब्बू भी इधर तो नहीं चले गए, मुझे ढूंढ रहे होंगे और शायद उधर ही चले गए। उसने सोचते अपने कदम आगे की जानिब बढ़ाए, मगर फिर रुक गई। यहां तो इतना अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। कहीं ये रास्ता कहीं और तो नहीं निकल रहा। वो वहां खड़ी तजब्जुब का शिकार हुई। देख लेती हूँ,
اگر کہیں اور نکل رہا ہو تو واپس آ جاؤں گی۔ اس نے اللہ کا نام لیتے اس اندھیرے میں قدم بڑھائے۔ اندھیرا اتنا تھا کہ وہ اپنے اندازے کے مطابق ہی چیزیں ٹٹولتی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے ہوئے اسے کافی دیر ہو چکی تھی، مگر راستہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کہاں آ گئی میں؟ یہ راستہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اندھیرے میں اس نے دیکھنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ سر جھٹک کر واپس آگے چلنے لگی، مگر اب کی بار اس کے دل کی دھڑکن معمول سے تیز تھی۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ کچھ غلط ہو جانے کا خدشہ بہت شدت سے ہونے لگا، مگر وہ رکی نہیں۔ اسے لگ رہا تھا اس کے ماں باپ شاید یہی ہوں، اس لیے وہ آگے چلتی رہی۔ چلتے چلتے اچانک سے ایک تیز روشنی آ کر اس کی آنکھوں سے ٹکرائی تو اس نے ہاتھ کی پشت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھی۔ ہاتھ ہٹا کر دیکھا تو سامنے ایک میلہ ہی لگا تھا۔ یہ کیا میں گھوم پھر کر واپس وہیں آ گئی جہاں سے چلی تھی؟ اس نے حیرت سے آس پاس کا ماحول دیکھا مگر بری طرح چونکی۔ یہاں کا ماحول تو کچھ الگ تھا۔ یہاں اس کے قد سے کچھ زیادہ ہی لمبے چوڑے انسان تھے۔ ان سب کی شکلیں واضح نہیں تھیں۔ عورتیں، بچیاں، ان سب کے کہکے آوازیں ایسی تھیں جیسے یہاں پر کوئی مائک پر بول رہا ہو۔ اسے یہ سب کچھ دیکھ کر وحشت سی ہونے لگی۔ ایک یہاں سب سے چھوٹے قد کی صرف وہ ہی تھی۔ یہ کہاں آ گئی میں؟ اس نے خوف کے مارے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں مختلف سٹالز لگے تھے، مگر وہاں انسانی کھانا صرف برائے نام ہی تھا۔ کچا گوشت جو بقول اس کے انسان وہاں بہت مزے سے توڑ توڑ کر کھا رہے تھے۔ کچھ عجیب سی لمبی لچھے دار چیزیں، لال سرخ خون جیسا کوئی سالن جس میں کچا گوشت کثیر تعداد میں ڈالا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اسے متلی ہونے لگی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہوئی، مگر ابھی بھی سمجھ نہیں پائی کہ وہ کہاں آ گئی ہے۔ وہاں اسے انسانی کھانوں میں صرف ایک مٹھائی ہی ڈھنگ کی نظر آئی جو یہاں موجود لوگ بہت شوق سے کھا رہے تھے۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ اس نے گردن گھما کر دوسری طرف دیکھا تو وہاں پر بھی کچھ عجیب و غریب کھانے کے سٹالز لگے تھے۔ میں غلط آ گئی۔ اس کا سانس ایک دم پھولنے لگا۔ گرمی، تپش، حبس کی وجہ سے وہ پسینہ پسینہ ہوئی۔ وہ جس جگہ آئی تھی اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ جنات کا میلہ ہے۔ وہاں موجود تمام جناتوں نے ابھی اس کی آمد کا نوٹس نہیں لیا تھا، تبھی وہ ان سب کے درمیان اتنی آرام سے کھڑی تھی۔ مجھے واپس جانا چاہیے۔ وہ جلدی سے واپس دیوار کی جانب بڑھی، مگر اب وہ دیوار وہاں سے غائب تھی۔ بے یقینی کے مارے اس کا منہ کھلا۔ یہاں سب متوجہ ہوں۔ ایک جن کی آواز پر وہاں خاموشی چھا گئی۔ نور نے بھی پیچھے مڑ کر اس جن کو دیکھا، مگر اتنے فاصلے کی وجہ سے اسے اس کا چہرہ صحیح نظر نہیں آیا۔ مجھے ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ ہم سب کے بیچ ایک آدم ذات موجود ہے۔ اس جن کا یہ کہنا تھا کہ تمام جنات میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ نور ڈر کے مارے دیوار کی اوٹ میں ہوئی۔ اسے اب کچھ سمجھ آنے لگا تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے انسانوں کے بیچ میں نہیں ہے۔ ہمارے بیچ آدم ذات کون ہے؟ اگر وہ خود ہی اپنے آپ کو ظاہر کر دے تو اچھا، اور اگر نہیں کیا تو بہت برا ہوگا۔ اس جن کے کہنے پر سب ادھر ادھر گھوم کر اپنے بیچ آدم ذات کو ڈھونڈنے لگے۔ نور نے اپنے منہ پر سختی سے ہاتھ جمائے، کہیں اس کی آواز غلطی سے بھی باہر نہ نکل جائے۔ لڑکی، تم ہو وہ آدم ذات، وہی لڑکی جو اس سے ٹکرائی تھی۔ اچانک اسے ڈھونڈتی ڈھونڈتی دیوار کے پاس آئی تو وہاں اسے کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ نور نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ خوشبو تو آدم ذات کی آ رہی ہے تمہارے پاس سے، جھوٹ بول رہی ہو مجھ سے۔ اس نے نور کا بازو پکڑ کر اسے آگے کی جانب کھینچا تو اس کی چیخ نکلی۔ ایسا لگا کسی گرم لوہے نے چھو لیا ہو۔ لمبے ناخن جلد میں گھسنے لگے۔ میں نہیں ہوں۔ ڈر کے مارے اس کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگی، مگر بے سود۔ یہ جھوٹ تمہیں مہنگا پڑے گا انسان۔ وہ لڑکی غصے سے بولتی اسے کھینچتی ہوئی اسی جن کے پاس لائی جس نے آدم ذات کی موجودگی کا بتایا تھا۔ یہ رہی آدم ذات۔ اس لڑکی نے اسے جن کے حوالے تقریباً پھینکنے کے سے سٹائل میں کیا۔ میں نہیں۔ وہ اب باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ خوف رگ رگ میں سرایت کرنے لگا۔ تم نے ہم جن زادوں کے بیچ میں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ جن شاید یہاں کا سردار تھا، تبھی چپ چاپ سب اسے سن رہے تھے، تو کچھ جن دلچسپی سے سردار کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ جن یہ سن کر اس کی آنکھیں بے یقینی سے پوری کھلی۔ اسے یقین نہیں آیا ایک جن اس سے مخاطب ہے۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟
हाँ जिन, तुम इस टाइम अकेली हम जिनों के बीच में हो। ये सुनने की देर थी कि वो बुरी तरह कांपने लगी। बताऊं तुम्हें इसकी सजा क्या है? वो जिन सरदार कुछ ज्यादा ही सख्त था। नहीं नहीं, जानकर नहीं आई, मैं चली जाऊंगी वापस। बड़ी मुश्किलों से वो ये अल्फाज अदा कर पाई। वापस चली जाओगी? वाकई? वापस तो तब जाओगी जब हम जाने देंगे। वो जिन उस पर चीखा तो उसने अपने कानों पर हाथ रखा। यूं लगा जैसे कान के पर्दे फट गए हों। हम तुम्हें वापस जाने दें ताकि तुम वापस जाकर सबको हमारे बारे में बताओ। हम कौन हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे जाने दें। खौफ के मारे उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। सरदार, हमें इसे कैद कर देना चाहिए, यही मुनासिब रहेगा, वरना इस इंसान का कोई भरोसा नहीं। यहां मना कर रही है और बाद में जाकर बता दे। एक जिन ने नूर को हकारत से देखते हुए कहा, मुबादा सरदार, इसे कहीं जाने ही न दे। नहीं प्लीज। वो जोर जोर से नफी में सर हिलाती रोने लगी। ये ठीक मशवरा दिया तुमने, इस लड़की को कैद ही करना चाहिए। उस जिन ने कहते साथ ही अपने साथियों को आवाज दी, उसे कैद खाने में डाल दो। मैं वाकई किसी को नहीं बताऊंगी, मेरे साथ ऐसा मत करो। दो जिनों ने उसे आस पास से पकड़ा तो वो रोते रोते ही चीखी, ले जाओ इसे। जिनके हुक्म पर किसी ने अफसोस भरी नजर से उस लड़की को देखा। प्लीज नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो चीखती रही मगर सरदार के साथ ही उसे अनसुना करते वहां से ले गए। उसके जाते ही मेले में शोर हल्ला गुल्ला फिर से होने लगा। गर्ज जो हुआ वो मौजूद वहां तमाम जिनों के लिए आम सी बात थी। बाबा सरकार कब तक इसे कैद रखेंगे? थोड़ी देर बाद उसी जिन का बेटा रजा हाथ बांधे उसी जिन से मुखातिब हुआ। जब तक वो कैद रह सकती है तब तक। उसने पीछे मुड़कर अपने बेटे को देखा। बाबा, वो इंसान है, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते तक जिंदा रह लेगी, क्या उसे मारने का इरादा है? उसने जब्त करते हुए पूछा। तुम इस मामले में क्यों दिलचस्पी ले रहे हो? रजा, वो मरे या जिए? उस जिन ने गुस्से से अपने बेटे को घूरा। मुझे उस लड़की से हमदर्दी है बाबा, आप उसके डर का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। उसने समझाने की कोशिश की। वो मर ही जाए रजा तो अच्छा है, नहीं तो हमारे सारे राज वो अपनी दुनिया में जाकर बता देगी और तुम्हें उस लड़की से हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं। सरदार ने बात खत्म करना चाहिए तो सिर्फ इसी बुनियाद पर कि वो सब बता देगी आप उसे मार देंगे। ये सरदारी का इंसाफ तो नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बरादरी का सरदार हूं, मेरा इंसानों से कोई लेना देना नहीं। उसे अपने बेटे की बात पर नए सिरे से गुस्सा चढ़ा। यही कह रहा हूं बाबा, आपका जब इंसानों से कोई लेना देना नहीं तो फिर उसे कैद करने का फैसला क्यों? रजा, तुम अपने काम से काम रखो, मुझे मत बताओ कि क्या करना है। वो सख्ती से उसे बोलता वहां से जाने लगा। आप गलत कर रहे हैं बाबा, वो पीछे से कहना ना भूला। मेरी समझ से बाहर है कि आज तक तुमने मेरे फैसलों पर सवाल नहीं उठाया, तो अब क्यों? वो रजा की बात पर पीछे घूमे। क्योंकि आज तक आपका हर फैसला दुरुस्त था बाबा, मगर ये फैसला गलत है। वो जितनी नरमी से कह रहा था उसे उसके अल्फाज उतने ही सख्त लग रहे थे। मेरा ये फैसला भी सही है। अगर वो अपनी दुनिया में जाएगी तो हमारे बारे में हर एक चीज बताएगी। उसे कैद रहना पड़ेगा रजा। उसे कैद रखने का कोई फायदा हो तो बताइए आप, ताकि मैं भी आपके फैसले को सराह सकूं। और उसे छोड़ने का कोई फायदा रजा? उन्होंने उसी का सवाल उसी पर लौटाया। इंसानों की दुनिया उसकी दुनिया है बाबा, वो वापस जाएगी तो फायदा ही फायदा है और उसे यहां नुकसान ही नुकसान। वो सरदार से कहां कम था, हर एक बात का जवाब मौजूद था उसके पास। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। वो दोबारा आएगी और अपने साथ मजीद इंसानों को लेकर। वो जिस कदर डर रही है बाबा, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा आएगी। उसके जाते ही हम अपनी दुनिया का दरवाज़ा बंद कर देंगे। मुझे लग रहा है रजा कि उसकी खूबसूरती तुम्हारे सर पर सवार हो गई है, जभी तुम मुझे दलाइल पर दलाइल दिए जा रहे हो। अपने बाबा के तंज पर उसने मुट्ठियां भींची। हर कोई खूबसूरती पर नहीं मरता। वो सिर्फ एक जुमला कह सका। तो फिर हमदर्दी का बुखार क्यों चढ़ रहा है? इसलिए कि वो बेकसूर है, गलती हुई है। हम ये गलती मुआफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उसे मुआफ करके किसी नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता रजा। बेहतर है कि ये बात तुम खुद ही समझ जाओ। वो उसे कहते वहां से चले गए।
उस लड़की को मैं कैद में नहीं रहने दूंगा, कुछ करना पड़ेगा तुम्हें रजा। मेरे ख्याल से यही सही मौका है। सब यहाँ मेले में मसरूफ हैं, मैं उसे वहां से निकाल देता हूँ। वो सोचता जल्दी से सबसे आंख बचाकर वहां से निकला। कैद खाने से थोड़ी दूर पहुंचकर उसे रुकना पड़ा, क्योंकि वहां मुहाफिज पहरा दे रहे थे। वो अपने जहन में मंसूबाबंदी करता आगे बढ़ा। सुनो, मुझे खबर मिली है कि यहाँ कोई लड़की आई है। उसने जरा रौब से पूछा। जी रजा सरदार, ऐसा ही है, मुहाफिजों ने अदब से जवाब दिया। मुझे सरदार ने भेजा है, उस लड़की से जरा कुछ गुफ्तगू करनी है। उसने बहुत सोच समझ कर लफ्ज़ों का इंतखाब किया। अगर वो अपने बाबा का नाम ना लेता तो उसे ये मुहाफिज कभी अंदर न जाने देते। ठीक है, आप जा सकते हैं अंदर। मुहाफिजों ने सरदार के नाम पर फौरन से गेट खोला। शुक्रिया। वो धीमे से मुस्कुराता अंदर दाखिल हुआ और सीधा नूर के कैद खाने की तरफ आके रुका। वो अंदर खौफ और दहशत से कांपती रोने में मसरूफ थी। उसे देखकर एकदम चीखी। हिश, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। तुम मुझे अपना हमदर्द समझ सकती हो। यही सही मौका है तुम्हारे यहाँ से निकलने का, उसने धीरे से कहते फटाफट दरवाज़ा खोला। तुम वाकई मुझे निकालने आए हो? उसने हैरत से उसे देखा, जिसका चेहरा वाजे नहीं था। अगर वाजे हो जाता तो वो यकीनन बोलने के काबिल ना रहती। मैं सच कह रहा हूँ। तुम अपनी दुनिया में जाकर हमारे बारे में सब बता भी दो तो भी कुछ नहीं करने वाला। बाबा ने ऐसा बेकार सा फैसला किया है जो कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आया। वो कुछ ज्यादा ही मायूस नजर आया था। मैं जानबूझकर नहीं आई, मेरे वालिदैन कहीं गुम हो गए थे। मुझे लगा यहाँ आए होंगे, इसलिए मैं आ गई, मगर मुझे नहीं पता था कि मैं गलती कर रही हूँ। उस जिन के नरम लहजे से उसे कुछ हौसला हुआ तो उसने रोते हुए सारा सच बताया। हो जाती है गलती, मगर आज मेरे बाबा ने कुछ ज्यादा ही सख्त फैसला कर लिया है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, प्लीज निकाल दो। वो हिचकियों के दरमियान बोली। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने ही आया हूँ। हमारे बीच वैसे भी तुम सरवाइव नहीं कर सकती। जल्दी निकलो बाहर, मेले का वक्त खत्म हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें यहाँ से निकाल सकूं। वो उसे कहता बाहर निकला तो नूर ने भी उसकी पैरवी की। क्या मैं यहाँ से निकल पाऊंगी? उसे उम्मीद नहीं थी, तभी पूछा। पता नहीं, मगर कोशिश कर सकते हैं। वो इतना तेज चल रहा था कि नूर को उसका साथ देने में मुश्किल होने लगी। और अगर मैं पकड़ी गई तो ये लोग मुझे मार देंगे। उसे अपनी जान का सबसे ज्यादा खौफ था। शायद वो उसे कोई उम्मीद ना दिला सका। उसके कहने पर नूर के ऊपर मजीद खौफ हावी हुआ। कैद खाने से बाहर निकलने से पहले मुहाफिजों ने रजा को सवालिया नजरों से देखा कि वो उस लड़की को कहाँ ले जा रहा है। उस लड़की को मैं सरदार के पास ले जा रहा हूँ। इसकी सजा कुछ सख्त होनी चाहिए। ये कैद तो आसान सजा है। उसका ये कहना था कि नूर ने हैरानगी से उस जिन को देखा जो अंदर कुछ बोल रहा था और बाहर कुछ और। जी समझ गए। मुहाफिजों ने फौरन रास्ता छोड़ा तो वो नूर को लिए वहां से निकला। आप मुझे मारने लगे हैं, है ना? उसने आगे चलते उस जिन से पूछा। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? एक तो बचा रहा हूं, ऊपर से तुम कह रही हो कि मैं मार रहा हूं। क्या हो गया है? उसने गर्दन घुमाकर उसे देखा। अंदर आपने कहा कि मुझे कुछ सख्त सजा होनी चाहिए। मैंने ऐसी कहा, अगर नहीं कहता तो वो हमें बाहर जाने नहीं देते। उसने वजाहत दी तो वो खामोश हो गई। रजा न जाने उसे कौन कौन से रास्ते से घुमाता फिराता एक पतली सी राहदारी में लाया। तुम जाओ यहाँ से तुम सीधा अपनी दुनिया में निकलोगी। और याद रखना, गलती से भी किसी ऐसी जगह पर मत जाना जिसका तुम्हें इल्म ना हो। उसने उसे तंबीह की तो वो जल्दी से सर हिला गई। कहीं आप मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? यहाँ से मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गई तो? उसे उस पर यकीन नहीं था। मुझे धोखा देना होता तो मैं तुम्हें वहां से नहीं निकालता। सब कुछ जानते बूझते कि तुम्हें यहाँ से निकालने के बाद तुम्हारे हिस्से की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ेगी। मैं भी तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम मुझे कह रही हो कि धोखा तो नहीं दे रहा। उसके कहने पर नूर ने उसे देखा। कोई बगैर किसी गर्ज के किसी की मदद नहीं करता, मगर मैं कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे से गलती हुई। अगर जान करके आई होती तो कभी ना करता। जाओ। उसके कहने पर वो सर हिलाती उस राहदारी की तरफ भागी। अभी उसे गए कुछ देर ही हुई थी कि पीछे से उसे अपने बाबा की गर्जदार आवाज सुनाई दी। रजा, जानते भी हो तुमने ये क्या किया है? जी, बस इतना जानता हूं कि किसी बेकसूर इंसान को बचा लिया।
وہ سردار کی جانب گھوما۔ تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم قید خانے میں جا کر اسے چھڑواؤ؟ وہ غصے سے چیخا۔ اختیار تو آپ کو بھی نہیں کہ آپ اسے ایسی سزا سنائیں بابا۔ تم اب مجھے بتاؤ گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ ضرورت پڑنے پر ضرور بتاؤں گا۔ رضا، ابھی کے ابھی جا کر اسے لے کر آؤ۔ بابا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ اپنی دنیا میں واپس جا چکی ہے، اب کوئی رول اس پر فالو نہیں ہوتا، تو پھر اس کے حصے کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ محافظوں، اسے لے کر جاؤ اور پورے 7 دن کے لیے قید خانے میں بند کر دو۔ اپنے بابا کے حکم پر وہ خاموشی سے لب بھینچ گیا۔ کہتا بھی تو کیا، اسے پتا تھا اس کے ساتھ یہی سب ہونا ہے، اسی لیے اس نے خود ہی اپنے قدم قید خانے کی جانب بڑھا دیے۔ 7 دن کی سزا اسے قید رہ کر ضرور کاٹنی تھی، جبکہ دوسری طرف بھاگتے بھاگتے وہ وہی نکلی جہاں سے چلی تھی، یعنی اپنی دنیا میں۔ وہاں وہی میلہ لگا ہوا تھا، وہی لوگ، وہی کھانے، بس ٹائم دوسرا تھا۔ میلہ ختم ہونے میں صرف 1 گھنٹہ باقی تھا، مگر رش اس قدر تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو دھکا دیتے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ بڑی مشکلوں سے راستہ بتاتی باہر کی جانب بھاگی۔ اس بار اس نے اپنے ماں باپ کو ڈھونڈنے کی بھی کوشش نہیں کی، بھلا جس کے ساتھ چند گھنٹوں میں ایسا بھیانک حادثہ ہو گیا ہو، اسے ہوش کہاں رہتا ہے؟ وہ بھی راستہ بناتی باہر نکلی تو اس کے پیرنٹس باہر ہی سر پکڑے بیٹھے نظر آئے۔ امی، ابو، وہ انہیں دیکھتی لپک کر ان تک پہنچی اور روتے ہوئے گلے لگی۔ میری بیٹی نسیمہ بیگم نے تو تڑپ کر اسے گلے لگایا۔ کہاں چلی گئی تھی تم نور؟ ابو نے اسے خود سے بھینچا تو وہ رونے لگی۔ ہم نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں نور، میں نے کہا بھی تھا ایک ہی جگہ کھڑے رہنا، مگر تم نے بات نہیں مانی۔ ابو، میری غلطی ہے، مگر میں نے بھی آپ دونوں کو ڈھونڈا، آپ لوگ کہیں نہیں ملے، کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے سر اٹھا کر اپنی امی کو دیکھا۔ تم نے اتنی دیر لگا دی تھی، میں تمہیں دیکھنے گئی تھی، مگر تم وہاں پر تھی ہی نہیں، میں ایک دم گھبرا گئی تھی نور۔ امی، آپ کو وہیں کھڑے رہنا تھا، میں واپس آئی تھی، آپ وہاں نہیں تھی۔ میں ابو کے پاس بھی گئی مگر ابو جھولے کے پاس نہیں تھے۔ اس نے ابو کی طرف دیکھ کر شکوہ کیا۔ بیٹا، جھولے میں بہت لمبی لائن تھی، مجھے نہیں لگتا تھا کہ ہمارا نمبر آئے گا، اس لیے میں عہد کو واپس لے آیا تھا۔ تم کہاں تھی؟ ہم نے پورا میلہ چھان مارا مگر تم کہیں نہیں دکھی۔ ابو، بس نہ پوچھیے میں کہاں تھی، میں اسی میلے میں گم ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں آپ لوگوں سے ملوں گی، مگر کسی مہربان نے آ کر میری مدد کر دی اور مجھے راستہ دکھایا۔ مجھے اب یہاں مزید نہیں ٹھہرنا، مجھے واپس جانا ہے گھر، میں اب کسی میلے میں کبھی نہ جاؤں۔ ہو گیا میرا شوق پورا، اور ایسا ہوا ہے کہ اب کوئی شوق نہیں رہا۔ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے بس یہ پتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ساتھ رہنا تو ساتھ ہی رہنا چاہیے تھا، تو پھر اکیلی کیوں گئی؟ ابو، وہ اگر پتا ہوتا کہ یہ سب کچھ ہوگا تو کبھی نہ جاتی۔ وہ نہیں بتا سکی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، بتا بھی دیتی تو کون یقین کرتا، سب محض اس کا ایک وہم سمجھتے۔ ایسے واقعات پر کون یقین کرتا ہے؟ کوئی نہیں، مگر جس کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں صرف وہی جانتا ہے کہ وہ ان سب کو کیسے فیس کر رہا ہے، اور یہ سب اس نے فیس کیا تھا، اور ان چند گھنٹوں میں پل پل بدلتے احساسات کو وہی جانتی تھی۔ اپنے ڈر، خوف، تاثرات پر اس نے ایسے قابو پایا تھا، یہ وہ کبھی لفظوں میں بتا نہیں سکتی تھی، مگر اس ایک حادثے نے اسے بہت کچھ سمجھایا تھا کہ جس راستے کا علم نہ ہو اس راستے پر کبھی نہیں چلنا چاہیے۔ جنوں میں ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ بے لوث، بے غرض ہو کر بھی آپ کی مدد کرتے ہیں، جیسے اس جن نے کی، ورنہ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ بغیر کوئی معاوضہ لیے اس کی مدد کرے گا۔ وہ آسودگی سے مسکراتے اپنے گھر کی جانب چل پڑی۔ یہ تو طے تھا، اب وہ کبھی کہیں جانے کی ضد نہیں کرنے والی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔